हेलो एवरीवन। तो फिर चलिए हम लोग आज का लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्या क्या पढ़ेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट में एबनॉर्मल मोलार मास क्या होता है। फिर नेक्स्ट हम लोग एक फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्टर वेन-टॉफ फैक्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल पे। और फिर हम लोग लास्ट पे हम लोग फाइनल एक्सप्रेशन फॉर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ के क्लास को ख़त्म करेंगे। फाइनल एक्सप्रेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग का फाइनली हम लोग का जो जितना भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए हम लोग एक्सप्रेशन लिखे थे उधर पे थोड़ा सा हम लोग को मॉडिफाई करना पड़ेगा, उधर पे वेन ऑफ फैक्टर को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तब जाके वो मेरा क्या होगा, करेक्ट इक्वेशन होगा। तो फिर हम लोग फाइनली एक्सप्रेशन को पढ़ के इस क्लास को ख़त्म करेंगे। अभी फर्स्ट पे हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग का एबनॉर्मल मोलार मास क्या होता है। तो फिर मैं आप लोगों को एबनॉर्मल मोलार मास समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक क्या लेता हूँ, मैं एक इधर पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मेरे पास एक क्या था, मेरे पास एक बीकर था और उस बीकर के अंदर पे मैं क्या क्या उधर पे सॉल्वेंट डाल के रखा था। उस बीकर के अंदर पे मैं क्या डाल के रखा था, सॉल्वेंट डाल के रखा था सॉल्वेंट डाल के उधर पे रखा था, सॉल्वेंट मोलिकुल्स प्रेजेंट था। और उसके बाद मैं क्या किया उधर पे उस सॉल्वेंट का मास सपोज मुझे मालूम है डब्ल्यू ए का वैल्यू वो केजी में हम लोगों को मालूम है, गिवन था डब्ल्यू ए। और उसके बाद फिर मैं उधर पे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कुछ उधर पे ऐड किया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। और उस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए मुझे उसका क्या होगा, उसका गिवन मास हम लोगों को मालूम होगा, हम लोग कितना उधर पे ऐड करे थे उसका वैल्यू हम लोग का गिवन होगा, गिवन। फिर हम लोग का मोलर मास का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग को मालूम होता है सबका मोलर मास हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग कार्बन के लिए 12 होता है, ऑक्सीजन के लिए हम लोग का 16 होता है, तो फिर ऐसे करके हम लोग मोलर मास भी हम लोग का कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब ये भी मेरा गिवन ही था उधर पे। और मैं आप लोगों को उधर पे एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट का वैल्यू मैं उधर पे दे दिया आप लोगों का, केबी का वैल्यू भी उधर पे सपोज मेरा क्या था, गिवन था। अभी मेरा क्या होगा उधर पे, जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देंगे उधर पे मेरा क्या होगा, उधर पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा। एक हम लोग का क्या था, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था। सिमिलरली उधर पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी होगा। उधर पे मेरा क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी होगा। और मेरा उधर पे क्या होगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी होगा। मैं बाकी सब का बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही आप लोगों को समझाने के लिए इधर पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को मैं ले रहा था। और मैंने बोला कि आप उसके लिए वो जो सॉल्यूशन था उसके लिए आप डेल्टा टीवी का वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ था कैलकुलेट कीजिए। तो आप क्या करेंगे, आप पेपर लेंगे, पेपर पे आप डेल्टा टीवी का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए उधर पे क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे। डेल्टा टीवी इज इक्वल टू क्या था, के वी इंटू एम मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन। और फिर हम लोग को मालूम है इधर पे मोलालिटी मतलब क्या था, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन क्या होगा मेरा, केजी होगा। तो फिर उसके बाद हम लोगों को डेल्टा टीबी का अगर एक्सप्रेशन चाहिए तो फिर इधर पे के बी और फिर एन बी मतलब क्या था उधर पे, डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई क्या था मेरा, एम बी चला जाएगा मेरा नीचे पे। और फिर मैं नीचे पे डब्ल्यू ए अगर वो ग्राम पे दिया हुआ होगा उसको केजी पे कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उधर पे 1000 से डिवाइड करेंगे। 1000 मेरा कहाँ चला जाएगा, उधर पे ऊपर पे चला जाएगा। अभी ये मेरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम लोग का निकालने के लिए ये मेरा एक क्या था, इक्वेशन था, या फिर एक मेरा क्या था, एक्सप्रेशन था। तो आप लोग वैल्यूज पुट कर देंगे, केवी का वैल्यू पुट कर देंगे, फिर डब्ल्यू बी का वैल्यू गिवन था, मोलर मास का वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर सकते थे उधर पे भी, वो भी गिवन था। और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी वो भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, हम लोग का जो गिवन मास वो हम लोग को मालूम है। तो हम लोग को सिंपली उधर पे क्या मिल जाएगा, उधर पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू मिल गया। और मैं बोला वो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आप जो उधर पे कैलकुलेट किया उसका वैल्यू ऐसे ही मैं बोला, ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ इधर पे कितना मिला समझाने के लिए, 1 मिला सपोज। 1 डिग्री सेल्सियस उधर पे मेरा क्या हुआ था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ था। फिर मैं क्या किया, मैं वो जो थियोरेटिकली कैलकुलेट किया था, वो जो मैं पेपर पे कैलकुलेट किया था, मैं उसी को ऑब्जर्व करने के लिए, हाँ मेरा कैलकुलेशन सही हुआ है कि नहीं हुआ है, मैं जाके क्या लैब में गया। लैब में जाके मैं उस बिकार का मैं एक्सपेरिमेंटली मैं उधर पे उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को मैं उधर पे मेजर किया। मैं थर्मोमीटर लगा के उधर पे कितना टेम्परेचर हम लोग का राइज होने के बाद उधर पे मेरा क्या होगा, वो बॉयल होगा वो सोल्यूशन, मैं उसको मेजर किया। और उधर पे मेरा उधर पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू, डेल्टा टीवी का वैल्यू मुझे कितना मिल गया, मुझे उधर पे 2 डिग्री सेल्सियस मिला सपोज। तो फिर ये सरप्राइजिंगली हम लोग को क्या हुआ, उधर पे हम लोग जो थ्योरेटिकली हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे थे या फिर थ्योरेटिकली हम लोग जो प्रेडिक्ट कर रहे थे उसका वैल्यू हम लोग का क्या हो रहा था, एक्सपेरिमेंटल डाटास के साथ वो मेरा क्या हो रहा था, मैच नहीं हो रहा था। तो फिर क्या हुआ, इधर पे हम लोगों का जो थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन वो मेरा क्या हो गया, गलत हो गया फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। तो फिर इधर पे ये क्यों हुआ होगा। तो फिर से अगर हम लोग एक्सप्रेशन को अगर देखेंगे, मेरा एक्सप्रेशन पे क्या था इधर पे,
हम लोग का उधर पे डेल्टा टी बी इज इक्वल टू मेरा, फिर से मैं इसको लिख ही लेता हूँ ये वाला एक्सप्रेशन को। इधर पे क्या था के बी और इधर पे मेरा क्या था डब्ल्यू बी इंटू 1000 और फिर मेरा नीचे पे था मोलर मास और मोलर मास ऑफ सोल्यूट और फिर मास ऑफ सॉल्वेंट इन ये मेरा अगर ग्राम पे दिया हुआ होगा तो हम लोग उसको वैल्यू को पुट करेंगे। तो मेरा इधर पे क्या क्या था, इधर पे हम लोग का एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट इसका वैल्यू तो हम लोग का हमेशा फिक्स्ड होके रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। फिर नेक्स्ट मेरा क्या था उधर पे गिवन मास ऑफ सोल्यूट कितना लिया है हम लोग को मालूम है, उधर पे कितना उधर पे गिवन मास ऑफ सोल्यूट हम लोग लिया था वो हम लोग को फिक्स होता है, ये भी कभी चेंज नहीं होगा। फिर मास ऑफ सॉल्वेंट हम लोग लिया था, कितना लिया था वो भी फिक्स है, हम लोग को दिखाई देता है, हम लोग कैलकुलेट किया था उधर पे, हम लोग को मालूम है मास ऑफ सॉल्वेंट। तो फिर बचा क्या इधर पे, हम लोग का बचा इधर पे मोलार मास ऑफ क्या था उधर पे सोल्यूट था। तो फिर मेरा इधर पे जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू डिफाइन डिफाइन मिल रहा था, तो फिर हम लोग का जो थ्योरेटिकली हम लोग जो उधर पे जो जब उसका कैलकुलेशन किया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उस टाइम पे जो हम लोग मोलर मास लिया था वो मेरा क्या था, हम लोग का नॉर्मल मोलर मास था। नॉर्मल मोलर मास हम लोग उसको कैलकुलेट करके हम लोग का जो होता है हम लोग उसको पुट करके इधर पे हम लोग उसको क्या किया था कैलकुलेट किया था, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे वो मेरा क्या था नॉर्मल मोलर मास था बोल के हम लोग उसको बोलेंगे। लेकिन हम लोग को एक्सपेरिमेंटली उसका मोलर मास हम लोग कुछ डिफाइंड हम लोग को मिला उधर पे एक्सपेरिमेंटल डाटा पे, उधर पे हम लोग को क्या मिला मोलर मास का वैल्यू हम लोग को डिफाइंड मिला। हम लोग जो प्रेडिक्ट करे थे या फिर नॉर्मली या फिर जो यूजुअली होता है उससे हम लोग को क्या मिला उसका वैल्यू डिफाइंड मिला। तो ये जो एक्सपेरिमेंटली हम लोग को जो उसका जो मोलर मास का वैल्यू डिफाइंड मिल रहा था उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वही मेरा क्या होता है एबनॉर्मल मोलर मास होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास बोलते हैं। एबनॉर्मल मोलर मास मतलब क्या होता है, हम लोग का जो थियोरिटिकली हम लोग जो या फिर यूजुअली जो मोलर मास होता है उससे हम लोग को क्या मिलता है एक्सपेरिमेंटली हम लोग को डिफाइंड मोलर मास मिलता है, और वो जो डिफाइंड हम लोग का मोलर मास एक्सपेरिमेंटली मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे एबनॉर्मल मोलर मास बोलेंगे। एबनॉर्मल मोलर मास को हम लोग ऐसे अभी डिफाइन कर सकते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग एबनॉर्मल मोलर मास को, व्हेन द व्हेन द व्हेन द वैल्यू ऑफ experimentally determine molecular mass is different from theoretical molar mass, then we call it as abnormal मोलर मास। मतलब हम लोग जो थियोरेटिकली हम लोग जो प्रेडिक्ट कर रहे थे उससे अगर हम लोगों को क्या होगा, हम लोग का जो एक्सपेरिमेंटली मोलर मास का वैल्यू अगर डिफाइन मिलेगा तो फिर वो जो एक्सपेरिमेंटली हम लोग को जो डिफाइंड हम लोग को क्या मिल रहा था मोलर मास मिल रहा था फ्रॉम द थियोरेटिकल प्रेडिक्शन, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे हम लोगों का एबनॉर्मल मोलर मास। नेक्स्ट चलिए अभी हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर को हम लोग अभी थोड़ा समझने के लिए कोशिश करते हैं। वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, अभी हम लोग को एबनॉर्मल मोलर मास समझ में आ गया। तो नेक्स्ट हम लोग का वेंट ऑफ फैक्टर को मैं समझाने के लिए आप लोगों को इधर पे दो केसेस लूंगा, एक सपोज केस 1 और दूसरा वाला मैं केस 2 लेता हूँ इधर पे। और मैं क्या करूँगा इधर पे केस 1 केस 2 पे मैं फर्स्ट केस 1 पे मैं कोई एक सॉल्यूशन लेता हूँ। मेरा इधर पे सपोज सॉल्यूशन मेरा कौन सा था, सॉल्यूशन 1 था, और केस 2 पे मेरे पास दूसरा कोई एक सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन नंबर 2। दोनों पे मेरा क्या था उधर पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करके मैं वोलेटाइल सॉल्वेंट के साथ मैं उधर पे क्या बनाया था, उधर पे सॉल्यूशन बनाया था। फर्स्ट केस पे सॉल्यूशन 1 पे मैं क्या किया उधर पे डेल्टा टीवी का वैल्यू उधर पे कैलकुलेट किया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू कैलकुलेट किया। जैसे मैं पहले कैलकुलेट कर रहा था मैं उसी वैल्यूज को ले लेता हूँ। मैं थ्योरेटिकली जब कैलकुलेट किया था डेल्टा टीवी का वैल्यू मुझे उधर पे कितना मिला था, उधर पे 1 मिला था। डेल्टा टीवी का वैल्यू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू 1 मिला था। ये मेरा कौन सा वाला था, थ्योरेटिकल वाला। और मैं जब एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया उधर पे मुझे एक्सपेरिमेंटली डेल्टा टीवी का वैल्यू मुझे उधर पे कितना मिल रहा था, उधर पे एब्नॉर्मल मोलर मास के केस में मैं आप लोगों को समझाया था उधर पे कितना मिल रहा था एक्सपेरिमेंटली 2 डिग्री सेल्सियस उधर पे मिल रहा था। ये मेरा एक्सपेरिमेंटल वाला था। तो मेरा इधर पे डिफरेंट क्या मिल रहा था, उधर पे थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल हम लोगों को क्या मिल रहा था, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यूज हम लोगों को दिखाई दिया था।
सिमिलरली मेरा केस 2 पे भी मैं सेम ही उधर पे क्या किया, उधर पे प्रोसीजर को अप्लाई किया और मैं क्या किया उधर पे डेल्टा टी एफ का वैल्यू सपोज कैलकुलेट किया। मैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट उधर पे लिया, मैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नहीं लिया, मैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लिया और उसका मैं डेल्टा टी एफ का वैल्यू मैं उधर पे कैलकुलेट किया और मुझे कितना मिला उधर पे थ्योरेटिकली 1 मिला। थ्योरेटिकली जब मैं कैलकुलेट किया पेन पेपर लेके, और उसके बाद फिर मैं एक्सपेरिमेंटली मैं जब लैब में उसको ऑब्जर्व करने के लिए गया, डेल्टा टी एफ का वैल्यू मुझे उधर पे एक्सपेरिमेंटली कितना मिला उसका वैल्यू, उधर पे मुझे वैल्यू मिला 0.5। मुझे उधर पे क्या मिला एक्सपेरिमेंटली उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू मिला। तो मेरा क्या हो रहा था उधर पे, मेरा थियोरिटिकल प्रेडिक्शन मेरा एक्सपेरिमेंटल मेरा जो वैल्यूज था उसके साथ मैच नहीं हो रहा था। उधर पे हम लोग का क्या मिल रहा था, उधर पे एबनॉर्मेलिटी मिल रहा था। तो फिर इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग का क्या कर सकते हैं, हम लोग का इधर पे उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, हम लोग का थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज को हम लोग कैसे इक्वल कर सकते हैं। मैं एक सिंपल इधर पे आप लोगों को एक रिलेशन इधर पे दिखाता हूँ। मेरा जो उधर पे थ्योरेटिकल जो मेरा एक्सपेरिमेंटल जो मुझे उधर पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू था, मैं अगर उधर पे क्या करूँगा, फर्स्ट केस के केस पे मैं केस 1 पे मैं अगर उधर पे अगर मुझे एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को थियोरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ मुझे उसको अगर इक्वल करना है, कैसे इक्वल होगा, मुझे इधर पे क्या करना पड़ेगा, मैं थियोरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ मैं अगर 2 के साथ उसको अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फिर मेरा क्या हो जाएगा, वो किसके साथ इक्वल हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ वो मेरा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली केस 2 पे मुझे अगर क्या करना है, मेरा उधर पे एक्सपेरिमेंटल जो मुझे उधर पे वैल्यू मिला था, एक्सपेरिमेंटल मुझे उधर पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू मिला था 0.5, मुझे क्या करना है एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को मुझे थियोरेटिकल के साथ अगर मुझे थियोरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उधर पे मेरा कितना था 1 था, उसका उसको अगर इक्वल करना है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, थियोरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ मुझे कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर पे 0.5 मुझे उधर पे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके मेरा क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और थियोरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मेरा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो फिर ये जो हम लोग फैक्टर्स इधर पे मैं इंक्लूड कर रहे हैं, इधर पे 2 0.5, ये सबको हम लोग क्या बोलेंगे, वो मेरा क्या होगा, वेंट ऑफ फैक्टर होगा। और उसी करेक्शन करने के टाइम पे हम लोग जो इधर पे एक्सपेरिमेंटल और मेरा जो थियोरेटिकल ऑब्जर्वेशन हम लोग का अलग अलग मिल रहा था, उसको इक्वल करने के लिए हम लोग को जो एक फैक्टर हम लोग इंट्रोड्यूस किया था, कौन इंट्रोड्यूस किया था, साइंटिस्ट वेंट ऑफ ने इंट्रोड्यूस किया था। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेंट ऑफ फैक्टर बोलेंगे। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेंट ऑफ फैक्टर। और वेंट ऑफ फैक्टर को हम लोग क्या करते हैं, लोअर केस आई के साथ उसको हम लोग डिनोट करते हैं। तो मेरा इधर पे वेंट ऑफ फैक्टर आप लोगों को समझ में आ गया। अगर हम लोग को वेंट ऑफ फैक्टर का अगर एक्सप्रेशन चाहिए, एक जनरल अगर हम लोग को एक्सप्रेशन अगर निकालना है, तो मेरा इधर पे 2 0.5 ये सब हम लोग का कहाँ पे था, हम लोग का राइट हैंड साइड पे था। तो मैं इसको क्या बोल रहा था, आई बोल रहा था, वेंट ऑफ फैक्टर बोल रहा था। तो फिर मैं फर्स्ट केस पे ले लेता हूँ, केस 1 पे मुझे अगर केस 1 से मुझे अगर आई का अगर मुझे कैलकुलेशन अगर निकालना है, कैलकुलेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, उधर पे मेरा उधर पे क्या होगा, फर्स्ट केस पे अगर मुझे इधर पे ये 2 को अगर मुझे अगर मैं वेंट ऑफ फैक्टर मान लूंगा, तो मेरा उधर पे क्या हो जाएगा, उधर पे मेरा एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू, इस पे मैं इसको आई मान लिया, आई इंटू क्या था इधर पे, थियोरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था। नेक्स्ट केस में भी सेम ही होगा, एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंटू इधर पे मेरा क्या होगा, आई इंटू थियोरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो मेरा इधर पे क्या हो जाएगा, मुझे आई इक्वल टू क्या मिलेगा, उधर पे एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय मुझे उधर पे क्या मिलेगा, थियोरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मैं इसको फिर से एक्सपांड करके लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। ई मतलब क्या है, मेरा एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और मेरा नीचे पे मेरा क्या हो जाएगा, उधर पे थियोरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मेरा इधर पे टी के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, इधर पे थियोरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक बात हम लोगों को मालूम है, हम लोग का जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट के साथ। मैं आप लोगों को उधर पे जितना भी कोलिगेटिव पढ़ा है अभी तक, मैं आप लोगों को बोल के आया हूँ, उधर पे जितना भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो मेरा किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो मेरा मोल्स ऑफ सोल्यूट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैं आप लोगों को इधर पे फिर से एक बार दिखाई देता हूँ। सपोज डेल्टा टीबी का अगर हम लोग एक्सप्रेशन देखेंगे, उधर पे डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होता है, के बी इंटू मोलालिटी। तो फिर इधर पे के बी इंटू मोलालिटी मतलब क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, नीचे पे मेरा क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मतलब मेरा ये डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो मेरा किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, मेरा मोल्स ऑफ सोल्यूट के साथ। तो मेरा इधर पे जो एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा उसके लिए मेरा क्या होगा, एक्सपेरिमेंटली हम लोग का उसका क्या होगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट होगा। तो मैं इधर पे
एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ इधर पे हम लोग का एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व नंबर्स ऑफ मोल्स हम लोग लिख सकते हैं ऊपर पे, और हम लोग का इधर पे क्या होगा, हम लोग का थियोरिटिकली कैलकुलेटेड मोल्स ऑफ सोल्यूट हम लोग लिख सकते हैं। तो फिर मैं इधर पे आई के लिए और एक एक्सप्रेशन आप लोगों को इधर पे दिखा देता हूँ। आई के लिए और एक एक्सप्रेशन मेरा क्या हो जाएगा उधर पे, हम लोग का एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए हम लोग का क्या होगा उधर पे एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन नंबर्स ऑफ मोल होगा। तो फिर या फिर हम लोग इधर पे लिख देते हैं एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन मोल्स, या फिर आप लोग बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व मोल्स, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व मोल्स। और नीचे पे मेरा क्या हो जाएगा उधर पे थियोरिटिकली कैलकुलेटेड, थियोरिटिकली कैलकुलेटेड मोल्स। और फिर और एक एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं हम लोग आई के लिए। नेक्स्ट एक्सप्रेशन आई के लिए क्या होगा अभी देखिए, तो हम लोग को क्या मालूम है, हम लोग का इधर पे क्या था, ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है वो किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मेरा मोल्स ऑफ सोल्यूट के साथ हम लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैं इसको इधर पे अगर मैं फिर से उसको अगर एक्सपांड करूंगा, डेल्टा टी वी इज इक्वल टू इधर पे मेरा क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू फाइनल एक्सप्रेशन में लिखने जा रहा हूँ, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के बी, एन बी मतलब क्या था मेरा उधर पे डब्ल्यू बी बाई एम बी, नीचे पे मेरा क्या आ जाएगा एम बी मोलर मास, और नीचे पे मेरा क्या था इधर पे डब्ल्यू ए इन क्या था उधर पे मेरा के जी था। मेरा ये एक क्या था, एक एक्सप्रेशन दूसरा वाला हम लोग का फाइनल वाला एक्सप्रेशन था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करने का। और इधर पे हम लोग को क्या मिल रहा है, ये जो डेल्टा टीवी है वो मेरा मोलर मास के साथ दोनों का रिलेशन क्या है, डेल्टा टीवी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम बी, डेल्टा टीवी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है मेरा मोलर मास ऑफ सोल्यूट है। ये हम लोग का जितना भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है सब पे ये मेरा वैलिड होता है। जितना भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का आप लोग एक्सप्रेशन निकालेंगे सबका मेरा क्या होगा, मोलर मास के साथ उसका जो रिलेशनशिप होगा वो मेरा क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो मेरा इधर पे देखिए तो एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए हम लोग का उसका जो एक्सपेरिमेंटल मोलर मास होगा या फिर ऑब्जर्व मोलर मास होगा, एक्सपेरिमेंटल मतलब हम लोग को जो ऑब्जर्व हो रहा था उसका मोलर मास हम लोग का कहाँ पे आ जाएगा, नीचे पे। और जो थ्योरेटिकली हम लोग जो प्रेडिक्ट कर रहे थे, थ्योरेटिकल हम लोग का मोलर मास जो हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे उसका मोलर मास हम लोग का कहाँ चला जाएगा, ऊपर पे चला जाएगा। तो मेरा फाइनल वाला और एक एक्सप्रेशन आई के लिए क्या हो जाएगा हम लोग का इधर पे, एक तो हो जाएगा हम लोग का एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए उसका जो मोलर मास होगा कहाँ पे आ जाएगा, हम लोग का नीचे पे आ जाएगा। तो फिर हम लोग नीचे पे लिख सकते हैं हम लोग का ऑब्जर्व मोलिकुलर मास या फिर मोलर मास, ऑब्जर्व मोलर मास ही लिख देते हैं हम लोग इधर पे, ऑब्जर्व मोलर मास। और हम लोग का ऊपर पे क्या होगा, थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का हम लोग का क्या हो जाएगा, मोलर मास चला जाएगा। तो फिर हम लोग इधर पे लिख सकते हैं हम लोग का कैलकुलेटेड मोलर मास। तो फिर वेंट ऑफ फैक्टर आई कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को तीन हम लोग को इक्वेशन मिला। एक तो मिला एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय क्या होगा, थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पे हम लोग का क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मेरा जो क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल क्या होगा, ऑब्जर्व नंबर्स ऑफ मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो फिर इधर पे मेरा ऊपर पे एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व मोल्स होगा और नीचे पे मेरा क्या हो जाएगा, थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड हम लोग का क्या होगा, मोल्स होगा। और फाइनली हम लोग को मालूम है मेरा जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है वो मेरा क्या होता है, मोलर मास के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो फिर एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए हम लोग का उसका मोलर मास कहाँ पे आ जाएगा, मेरा नीचे पे आ जाएगा। ऑब्जर्व मोलर मास मतलब एक्सपेरिमेंटल वाला, ऑब्जर्व मतलब मेरा एक्सपेरिमेंटल वाला। और मेरा इधर पे कैलकुलेट मतलब पेन पेपर लेके, मतलब वो थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा। कैलकुलेटेड मतलब थ्योरेटिकल वाला। तो फिर ये तीन एक्सप्रेशन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट बात कि हम लोग का ये थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल हम लोग का ऑब्जर्वेशन क्यों डिफाइन क्यों मिल रहा था, हम लोग का उधर पे सही मिलना चाहिए था हम लोग का एक्सप्रेशन। तो फिर हम लोग का एक्सप्रेशन गलत है क्या, नहीं ये सब हम लोग का गलत क्यों मिल रहा था उसका एक रीज़न है। तो मेरा रीज़न मैं आप लोग को इधर पे क्लियर करने के लिए जा रहा हूँ। इधर पे हम लोग का वेंट ऑफ फैक्टर कहाँ पे हम लोग का अप्लाई होता है या फिर कब हम लोग उसको इंक्लूड करेंगे, तो फिर मैं इधर पे आप लोग को फाइनली बोल ही देता हूँ। तो मेरा इधर पे क्या होता है, हम लोग का सोल्यूट हम लोग का दो तरह का हो सकता है। या तो मेरा वो क्या होगा, एक इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, नहीं तो वो मेरा क्या होगा, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। या तो वो मेरा क्या होगा इलेक्ट्रोलाइट, नहीं तो वो मेरा क्या होगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। और अभी तक हम लोग जितना भी मैं आप लोगों को केसेस बोल रहा था नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का, मैं अभी तक जितना भी बोल रहा था बिफोर वेंट ऑफ फैक्टर, मैं आप लोगों को सब केसेस में किसके बारे में बोल रहा था, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बोल रहा था।
तो अभी हम लोग को मालूम है नॉन इलेक्ट्रोलाइट आर द सब्सटेंस विच डज नॉट डिसोसिएट इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट। अगर हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट लेंगे तो फिर हम लोग का क्या होता है, वो मेरा डिसोसिएट नहीं होगा। इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट आर द सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, या फिर सॉल्वेंट बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड मेरा एक क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। मेरा मैग्नीशियम क्लोराइड मेरा एक क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। मेरे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड मेरा एक क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा। इलेक्ट्रोलाइट मतलब सिंपली सॉल्ट बोल सकते हैं आप लोग, ये सब सॉल्ट ही है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि हम लोग शुगर ले सकते हैं, नहीं तो आप लोग क्या ले सकते हैं, एल्कोहल ले सकते हैं। हम लोग का मिथानॉल ले लीजिए, CH3OH। फिर नहीं तो हम लोग का सपोज मेरे पास सुक्रोज था, सुक्रोज हम लोग का हो गया। फिर ग्लूकोज हो गया। ये सब हम लोग का क्या होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या होता है, जो मेरा डिसोसिएट नहीं होगा, वो मेरा क्या होगा, डिसोसिएट कभी भी नहीं होगा। लेकिन इधर पे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड हम लोग को मालूम है। अगर मैं सपोज सोडियम क्लोराइड लूंगा, मैं सोडियम क्लोराइड को अगर मैं उसको वाटर पे डिजोल्व करूंगा, सोडियम क्लोराइड मेरा जाके उधर पे डिसोसिएट होकर मुझे उधर पे क्या दे देगा, Na+ और क्या दे देगा, Cl-। तो मेरा इधर पे अगर हम लोग देखेंगे, हम लोग का इधर पे जब मैं सोडियम क्लोराइड को वाटर पे मैं मिक्स कर रहा था, ये मेरा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, मैं उसको जब वाटर पे मिक्स किया था, उस टाइम पे मेरा क्या होता है, उधर पे नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहा था। देखिए तो सोडियम क्लोराइड पहले आप कितना ले रहे थे, 1 मोल। लेकिन जब मैं उसको सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन बनाने के टाइम पे जब वाटर पे मिक्स किया था, उधर पे जाके उधर पे Na+ का कितना मोल बनेगा, उधर पे 1 मोल। और मेरा Cl- का भी कितना मोल बनेगा, उधर पे 1 मोल बनेगा। तो भी हम लोग को मालूम है, हम लोग का जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है वो मेरा किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मेरा जितना भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है मेरा, वो किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोल्स ऑफ किसके साथ, मोल्स ऑफ सोल्यूट के साथ वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सोल्यूट का मोल्स के साथ वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो फिर हम लोग मान रहे थे कि सोडियम क्लोराइड का कितना मोल हम लोग लिए थे, 1 मोल। लेकिन हम लोग को एक्सपेरिमेंटल उधर पे जाके हम लोग को मालूम चला, हम लोग का सोडियम क्लोराइड जाके कितना मोल बन गया, 1 मोल तो Na+ बना दिया, फिर 1 मोल Cl-, मतलब 2 मोल बन गया उधर पे। तो फिर अगर हम लोग का, इसलिए हम लोग का क्या होगा उधर पे, जब हम लोग एक्सपेरिमेंटली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करेंगे, उधर पे उसका वैल्यूज हम लोग को कितना मिलेगा, डबल मिलेगा। डबल मिलने का रीज़न क्या है, उधर पे हम लोग का क्या होता है, मोल्स हम लोग का क्या हो गया था, डबल हो गया था। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा था, जब मैं डेल्टा टीबी का वैल्यू थ्योरेटिकली प्रेडिक्ट कर रहा था सोडियम क्लोराइड के लिए, मान लीजिए अभी सपोज, तो मैं सोडियम क्लोराइड के लिए मैं जब कैलकुलेट किया था, थ्योरेटिकली मुझे मिल रहा था 1, क्योंकि मैं मान रहा था कि सोडियम क्लोराइड का मोल कितना है, 1। इसलिए हम लोग को थ्योरेटिकली 1 मिल रहा था उधर पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया, उधर पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल हो गया, तो फिर हम लोग का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट जो हम लोग किया था उससे मेरा डबल उधर पे मिलेगा, और ये मेरा एक्सपेरिमेंटल हम लोग को ऑब्जर्व हम लोग को मिलेगा। क्यों ऐसा हो रहा था, क्योंकि मोल्स ऑफ सोल्यूट मेरा उधर पे एक्सपेरिमेंटली उसका वैल्यू क्या हो गया था, डबल हो गया था। सिमिलरली आप और एक केस ले सकते हैं, एसोसिएशन वाला। ये तो मैं आप लोग को डिसोसिएशन वाला केस बोला। कभी कभी क्या होता है, हम लोग का कोई कोई मेरा जो सोल्यूट होता है या फिर जो मेरा इलेक्ट्रोलाइट होगा, वो मेरा एसोसिएट भी होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक इधर पे ले लेता हूँ 2 मोलिकुल्स ऑफ CH3COOH, मतलब इथानोइक एसिड का मैं 2 मोलिकुल्स ले लेता हूँ। और ये दो मेरा क्या होता है, सॉल्यूशन पे जाके वो मेरा एसोसिएट होके क्या बन जाएगा, CH3COOH मेरा 1 मोलिकुल बन जाएगा उधर पे। कैसे बनता है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मेरा इधर पे क्या था, सपोज 2 मोलिकुल्स ऑफ क्या था, CH3C डबल बॉन्ड O OH, और एक मोलिकुल मेरा क्या था, CH3C डबल बॉन्ड OOH था। अभी मैं दो था इधर पे, मैं जब उसको सॉल्यूशन बनाऊंगा उस टाइम पे मेरा क्या होगा, ये एक हो जाएगा। कैसे एक हो जाएगा, देखिए तो मेरा इधर पे क्या था, CH3C डबल बॉन्ड, मैं डबल बॉन्ड O को इधर पे दिखा देता हूँ, और इस साइड पे मेरा क्या था, OH था। और फिर मैं नेक्स्ट और एक दूसरा वाला मोलिकुल को ले लेता हूँ इधर पे, CH3, और इधर पे मेरे पास क्या था, सपोज C डबल बॉन्ड O, और इधर पे मेरे पास क्या था, OH था। और इधर पे मेरे पास क्या था, OH था। अभी हम लोग को मालूम है, जब भी मेरा क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच होकर रहते हैं, उधर पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होने का प्रोबेबिलिटी आप लोग सोच सकते हैं। क्योंकि मैं बोला था हाइड्रोजन बॉन्ड कब फॉर्म होता है, मेरा हाइड्रोजन एटम अगर किसके साथ मेरा अटैच होकर रहेगा, फोन के साथ, फ्लोरीन ऑक्सीजन नहीं तो नाइट्रोजन के साथ अगर मेरा हाइड्रोजन मेरा क्या होगा, उधर पे अटैच होकर रहेगा, तो मेरा उधर पे क्या हो सकता है, उधर पे मेरा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होने का चांसेस होता है। तो भी कभी भी अगर आप लोग हाइड्रोजन को अगर ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन के साथ अगर अटैच होकर आप लोग को दिखाई देगा, आप लोग पहले आप लोग क्या सोचेंगे, उधर पे हाइड्रोजन बॉन्ड होने का चांस होगा क्या। तो मेरा हाँ, हम लोग को इधर पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होने का चांस है। कैसे होगा, क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास मेरा क्या होगा, उधर पे मेरा पार्शियल निगेटिव चार्ज होगा, उधर पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। और मेरा ये हाइड्रोजन के ऊपर पे मेरा क्या होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिव ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन के ऊपर पे पार्शियल निगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पे पार्शियल पॉजिटिव। और ये ऑक्सीजन पे भी मेरा क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन में से इस ऑक्सीजन पे मेरा क्या होगा, उधर पे
पार्शियल उधर पे क्या होगा मेरा निगेटिव चार्ज होगा। तो फिर ये ऑक्सीजन का लोन पेयर और मेरा ये हाइड्रोजन के बीच से मेरा क्या होगा उधर पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं। सिमिलरली मेरा ये ऑक्सीजन और मेरा किसके साथ ये ऑक्सीजन और मेरा इस हाइड्रोजन के साथ भी मेरा क्या हो सकता है उधर पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं। तो फिर मेरा ये दो मोलिकुल से भी मेरा क्या बन गया एसोसिएट होके मेरा एक मोलिकुल बन गया। दो से मेरा क्या बन गया ये एक मोलिकुल बन गया। तो मैं अगर उसके लिए अगर मैं अगर जैसे पहले मैं आप लोगों को बोल रहा था डेल्टा टी एफ का वैल्यू मैं जब कैलकुलेट कर रहा था, डेल्टा टी एफ में थ्योरेटिकली मुझे कितना मिला था उधर पे डेल्टा टी एफ का वैल्यू मुझे मिल रहा था कितना उधर पे 1 थ्योरेटिकली। लेकिन मेरा नेक्स्ट पे जब मैं एक्सपेरिमेंटली उसका मैं वैल्यू उसको मैं जब मेजर किया डेल्टा टी एफ का वैल्यू मुझे कितना मिला था 0.5। मतलब एक्सपेरिमेंटली उसका वैल्यू क्या हो गया था हाफ हो गया था, रिड्यूस होकर आधा हो गया था। रीज़न क्या है सिंपल है। इधर पे मेरा मोल्स कितना था हम लोग का थ्योरेटिकली मान रहे थे 2 मोल्स है नहीं, लेकिन हम लोग का उधर पे एक्सपेरिमेंटली क्या हो गया उधर पे 2 मोल्स जाके कितना बन गया 1 मोल बन गया। तो इसके लिए हम लोग का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू भी क्या हो गया हाफ हो गया रिड्यूस हो गया। तो मेरा इधर पे क्या होगा हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर हम लोग कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, कौन सा वाला सोल्यूट के लिए हम लोग का एप्लीकेबल होगा, इलेक्ट्रोलाइट के केस पे हम लोग का एप्लीकेबल होगा। जहाँ पे भी हम लोग का इलेक्ट्रोलाइट होता है वो मेरा क्या होता है या तो डिसोसिएट होगा नहीं तो कहीं पे मेरा क्या हो सकता है एसोसिएट हो सकता है। तो मेरा उस केस पे हम लोग का क्या होगा उधर पे जो हम लोग थियोरेटिकली प्रेडिक्ट करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो मेरा क्या होगा हम लोग का एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ हम लोग का वो क्या होगा डिफाइंड होगा। तो फाइनली हम लोग क्या करेंगे हम लोग एक जनरल हम लोग रिलेशन निकालेंगे हम लोग का क्या जनरल रिलेशन होगा या फिर जो हम लोग क्या करेंगे अप्लाई करेंगे सब केसेस पे हम लोग का इलेक्ट्रोलाइट हो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो सब पे हम लोग उसको अप्लाई कर सकेंगे। तो फाइनली हम लोग कौन सा वाला एक्सप्रेशन हम लोग अप्लाई करेंगे हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करने के लिए मैं आप लोग को लिख के क्लास को खत्म कर रहा हूँ। और नेक्स्ट लेक्चर आप लोग देखने के लिए मत भूलिए, मैं आप लोग को आई कैलकुलेट करने के लिए मैं डिफाइंड तरीका आप लोगों को सिखाऊंगा। तो फिर आप लोग बनते रहिए मेरे साथ और नेक्स्ट वाला लेक्चर को डेफिनेटली देखिए, तभी जाके आप लोग का क्या होगा ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं फाइनली इधर पे आप लोगों को फाइनल एक्सप्रेशन फॉर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या क्या होगा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मेरा एक था मेरा फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब क्या था पी नॉट माइनस क्या था इधर पे पी एस डिवाइडेड बाई क्या था इधर पे पी नॉट इजिकल टू मैं इधर पे क्या लिखा था आप लोगों का इधर पे मोल्स ऑफ सोल्यूट लिखा था, मोल्स ऑफ सोल्यूट। नीचे पे क्या था मेरा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट था। इधर पे मेरे पास क्या था नीचे पे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट था। और हम लोग क्या करेंगे इधर पे हम लोग का इधर पे एक फैक्टर को हम लोग इंक्लूड कर देंगे, कौन सा वाला फैक्टर वेंट ऑफ फैक्टर। और हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर के साथ इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हम लोग का हर जगह पे क्या होगा जो हम लोग का एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होने लगेगा इक्वल होने लगेगा। तो फिर हम लोग आई को भी इधर पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर मेरा इधर पे क्या हो जाएगा थ्योरेटिकल कैलकुलेशन भी सही हम लोग को मिलने लगेगा। नेक्स्ट वाला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए एक्सप्रेशन क्या था मेरा डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या था हम लोग का उधर पे के बी इंटू क्या था उधर पे मोलालिटी। अभी आप लोग क्या करेंगे उधर पे और एक फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे वेंट ऑफ फैक्टर, ताकि आप लोग का कभी भी वो गलत नहीं हो, कहीं पे भी हम लोग का क्या होगा कैलकुलेशन गलत नहीं होगा। तो फिर हम लोग सिंपली क्या करेंगे आई के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर थर्ड केस पे मेरा इधर पे डेल्टा टी एफ के लिए मेरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा उधर पे के एफ इंटू एम इंटू इधर पे क्या हो जाएगा आई। और फाइनली हम लोग का ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हम लोग का कैलकुलेशन पे क्या हो जाएगा पाई इजुकल टू सी आर टी था। इधर पे आप लोग किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे आई के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं आप लोगों को बोल रहा था ये वाला केसेस आप ये वाला एक्सप्रेशन हर जगह पे आप अप्लाई कर सकते हैं इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, आप इलेक्ट्रोलाइट के केस पे आप लोग आई के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे ताकि आप लोग का क्या हो जाए इक्वल हो जाए। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस पे आप लोग का आई का वैल्यू हम लोग का कितना मिलेगा, आई का वैल्यू हम लोग को 1 मिलेगा। आई का वैल्यू इन केस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट आई का वैल्यू हम लोग का हमेशा कितना होगा 1 होगा। वो मेरा एसोसिएट भी नहीं होता है डिसोसिएट भी नहीं होता है। अगर आप सपोज मैं ऐसे ही बोला आप सपोज इधर पे मैं शुगर का सॉल्यूशन या फिर यूरिया का सॉल्यूशन अगर लेंगे तो मैं अगर यूरिया का सॉल्यूशन लूँगा तो फिर यूरिया मैंने सपोज कितना लिया था, यूरिया में लिया था 2 मोल लिया था। तो फिर वो सॉल्यूशन पे जाके मेरा वो मेरा डिसोसिएट भी नहीं होगा और मेरा वो क्या होगा एसोसिएट भी नहीं होगा। तो फिर आप 2 मोल ले रहे थे और फाइनली आप लोग का सॉल्यूशन पे भी उसका कितना मोल्स होगा 2 मोल्स होगा। और इसके लिए अगर आप लोग आई कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे आप लोग का उधर पे थ्योरेटिकली आप लोग कितना प्रेडिक्ट कर रहे थे कितना मोल्स 2 मोल और एक्सपेरिमेंटली आप लोग को कितना मिल रहा था 2 मोल। तो फिर मेरा एक्सपेरिमेंटल हम लोग का जो नंबर्स ऑफ मोल होगा हम लोग का कितना मिल रहा था 2 और थ्योरेटिकली हम लोग को कितना मिल रहा था 2। तो फिर आई का वैल्यू आप लोगों को कितना मिलेगा सिंपली 1 मिलेगा।
तो मैं ऐसे आप लोगों को बहुत सारा आई का वैल्यू कैसे कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे आप लोगों को समझाऊंगा। आप लोग उस लेक्चर को जरूर देखिए, तभी आप लोगों का क्या होगा वेंटो फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से डिटेल पे आप लोगों को क्या होगा समझ में आएगा। तो फिर आज के लिए हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।